नमस्कार दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आगे की क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। सेक्शन 10 में जो एलिमेंट्स बताए गए हैं, लगभग 4 एलिमेंट्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जो 5वां एलिमेंट्स की अभिव्यक्ता शून्य घोषित ना किए गए हों, वो सेक्शन 23 से 30 तक में की बात की गई है कि विधि द्वारा अभिव्यक्ता शून्य घोषित ना किए गए हों। तो सेक्शन 23 पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया था कि विधिपूर्ण और उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल क्या होता है। एक बार इसको इसके साथ एट ए ग्लेंस रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि कौन कौन से उद्देश्य और कौन कौन से प्रतिफल विधिपूर्ण होते हैं और कब विधिपूर्ण नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये बताया गया है कि विधि द्वारा निषिद्ध ना हो। अगर प्रतिफल या उद्देश्य को विधिपूर्ण होना है तो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। नॉट ओवरराइडिंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी विधि के उपबंधों को विफल करने वाला नहीं होना चाहिए। कपट के द्वारा नहीं होना चाहिए, कपट अंतर्विलित नहीं होना चाहिए, नॉट कपल्ड बाय फ्रॉड। और क्षति किसी व्यक्ति को शारीरिक या किसी तरीके की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और न्यायालय की दृष्टि में वो लोकनीति के विरुद्ध ना हो। अगर ये सारी बातें नहीं हैं तो वो प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है। और अगर ये सारी बातें वो राइट कर रहा है, विधि द्वारा निषिद्ध है या विधि के उपबंधों को विफल कर रहा है, कपट है उसमें, या क्षति पहुंचा रहा है, या न्यायालय की दृष्टि में वो लोकनीति के विरुद्ध है, अवैध है, तो वो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा, वो करार शून्य होगा। जैसे कि सेक्शन 10 में बताया गया है कि करार अभिव्यक्तता शून्य घोषित ना किए गए हों। सेक्शन 24 जहाँ पर भागता प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होता है, अवैध होता है, और वो इस तरीके से एक दूसरे में मर्ज्ड होता है कि एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर वो करार शून्य हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को 10,000 रुपये की तनख्वाह पर इसलिए रखता है कि वो उसके घर का देखभाल करे और उसके साथ साथ उसके अवैध व्यापार में भी उसका साथ दे, उसका काम करे। तो यहाँ पर उन दोनों कार्यों के लिए एक संयुक्त जो पेमेंट है, सैलरी है, वो 10,000 रुपये है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता उन दोनों कार्यों से, क्योंकि संयुक्त सैलरी है इस बात की, तो वो करार शून्य माना जाएगा। सेक्शन 25 में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है। बिल्कुल क्लियर बात बता दी गई कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी बताए गए हैं कि अगर कोई प्राकृतिक प्रेम और स्नेह की वजह से कोई करार किया गया है और रजिस्टर्ड और रिटर्न है, तो वो करार शून्य नहीं होगा। पूर्व में की गई सेवा के लिए कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रतिफल मान लिया जाता है। या फिर काल बाधित ऋण के लिए कोई कार्य किया जाता है तो प्रतिफल की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 26 में विवाह का अवरोधक करार शून्य होता है। ये बिल्कुल क्लियर बात बताई गई कि विवाह का अवरोधक करार शून्य है। विवाह का अवरोधक यानी ऐसा कोई करार जिसमें कोई व्यक्ति विवाह करने से रोकने का करार करे, सिवाय माइनर के। अवयस्क का विवाह रोकने का, अवयस्क की आवश्यकता के दौरान, माइनॉरिटी के दौरान किसी व्यक्ति का विवाह, किसी बच्चे का विवाह नहीं किया जा सकता। और ऐसा करार किया जाता है कि जब तक ये बच्चे बालिग नहीं हो जाएंगे, इनका विवाह नहीं किया जाएगा, और बालिग होने पर ही इनका विवाह होगा, और विवाह होने के उपरांत उनको कुछ संपत्ति प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके का करार अगर किया जाता है तो वो अवैध नहीं होता, शून्य नहीं होता, क्योंकि वो विधि द्वारा मान्य किया गया है कि हम बाल विवाह नहीं कर सकते हैं। 27 बताया गया व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। संविधान के द्वारा सभी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है कि अपनी मनपसंद व्यापार को करें। इस कारण किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने से रोकने का करार शून्य माना जाता है। इसके अपवाद में बताया गया है यदि गुडविल बेची गई है, गुडविल के साथ गुडविल बेची गई है, तो फिर वहां पर क्या परिस्थितियां होंगी। तो गुडविल का जो क्राइटेरिया है, उनके व्यापार का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के उस क्षेत्र के अंदर व्यापार करने से मना कर दिया जाएगा, और उस सीमा के बाहर वो व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट, विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार शून्य। कोई ऐसी विधिक कार्रवाई जिसमें किसी व्यक्ति ने स्वयं को परिसीमित कर लिया और अधिकारों को बांध दिया हो, अपने आप को बाध्य कर लिया हो कि उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा जो कानून के द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं, तो ऐसी विधिक कार्रवाइयों को रोकने का
करार शून्य माना जाता है। कोई भी ऐसा समझौता जिसमें विधि विरुद्ध बात की गई हो और विधि के बंदों को विफल कर रहा हो, वहाँ पर वो करार शून्य माना जाएगा और पक्षकारों की जो शर्तें हैं, जो मर्जी है, वो नहीं चलेगी, अगेंस्ट द लॉ वो नहीं चलेगा, वहाँ पर शून्य माना जाएगा। अनिश्चितता का करार शून्य है। कोई भी ऐसा करार जिसमें कोई बात निश्चित नहीं है और निश्चित नहीं की जा सकती, दो बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात तो निश्चित नहीं है और दूसरा निश्चित नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर वो करार शून्य होता है। तो सबसे पहले हम निश्चित नहीं है की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऐसा करार करता है जिसमें वो कहता है कि हम 100 मन तेल बेचने का करार करता है, तो यहाँ पर 100 मन तेल कौन सा तेल है ये निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये करार शून्य है। वो फिर दूसरे उदाहरण में निश्चित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का लखनऊ में मान लीजिए किसी स्थान पर एक ही मकान है और कहता है कि मैं अपना लखनऊ वाला मकान बेच रहा हूँ, तो वहाँ पर निश्चित किया जा सकता है कि लखनऊ वाले मकान का तात्पर्य उसका जो एकमात्र मकान लखनऊ में है या किसी भी स्थान में है, वो बेचने का करार उसने किया है। अब मान लीजिए उसके उस शहर में एक से अधिक मकान होते हैं और फिर वो कहता है कि मैं अपना लखनऊ वाला मकान बेचने का करार कर रहा हूँ, तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि वो कौन सा मकान बेचने का करार कर रहा है। पद्म की संविदा शून्य होती है, बाजी की संविदा शून्य होती है। और घुड़दौड़ में जो अपवाद बताया गया है, जो घुड़दौड़ में रेसर होते हैं उनको जो इनाम मिलता है वो इस पर अप्लाई नहीं करता, लेकिन घोड़े पर सट्टा लगाना, घोड़े पर पैसा लगाना, वो पद्म का करार होता है और ऐसा करार शून्य माना जाता है क्योंकि लोकनीति के सिद्धांत के खिलाफ है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 30 तक कंप्लीट हो गया ओवरऑल। और आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो समासित संविदा का होगा, और नहीं जल्दी ही मैं उसका वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।